डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान किए जारी। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,322.98 लाख टन अनुमानित। चावल, गेहूं और श्रीअन्न के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में दिखी गई रिकॉर्ड वृद्धि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने तैयार की सरसों की उन्नत किस्म पूसा सरसों 32। सिंचित अवस्था और समय से बुआई के लिए अनुशंसित की गई यह किस्म 27.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देती है। पूसा सरसों 32। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन की सरकारी खरीद को दी मंजूरी। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी खरीद। 20 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं किसान। और मुंबई में बारिश को लेकर थोड़ी राहत की खबर। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में बदला। भारी बारिश के कारण शहर में कई जगह जलभराव। बीएमसी ने सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी का किया ऐलान। लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की दी सलाह। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। ये अनुमान मुख्य रूप से राज्य संघ राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। फसल पैदावार के अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,322.98 लाख टन अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त 3,296.87 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 26.11 लाख टन अधिक है। चावल, गेहूं और श्रीअन्न के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 1,378.25 लाख टन अनुमानित है। ये पिछले वर्ष के 1,357.55 लाख टन चावल उत्पादन से 20.70 लाख टन अधिक है। वर्ष 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1,132.92 लाख टन अनुमानित है। ये पिछले वर्ष के 1,105.54 लाख टन गेहूं उत्पादन से 27.38 लाख टन अधिक है। श्रीअन्न का उत्पादन पिछले वर्ष के 173.21 लाख टन उत्पादन की तुलना में 175.72 लाख टन अनुमानित है। और एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि तेज आर्थिक विकास, युवा जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का विस्तार की वजह से भारत की स्थिति बेहतर हुई है। साथ ही भारत की दुनिया में बढ़ती साख को भी ये दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के बाद से जबरदस्त आर्थिक रिकवरी की है, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक क्षमताओं में 4.2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के आर्थिक विकास में इसकी बड़ी जनसंख्या की अहम भूमिका है और मजबूत आर्थिक वृद्धि दर के चलते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एशिया पावर इंडेक्स में किसी भी देश की ताकत का आकलन उसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, भविष्य के संसाधनों, आर्थिक साझेदारी, रक्षा नेटवर्क,
कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर किया जाता है। इसमें एशिया प्रशांत के 27 देशों की स्थिति का आकलन किया जाता है। और अगली खबर, देश में विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों एवं संस्थानों के द्वारा नई नई किस्में विकसित की जा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली द्वारा सरसों की उन्नत किस्म पूसा सरसों 32 का विकास किया गया है। सरसों की यह किस्म सिंचित अवस्था और समय से बुआई के लिए अनुशंसित की गई है। सरसों किस्म पूसा सरसों 32 को जोन 2 के लिए जारी किया गया है। इसमें राजस्थान, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के किसान इस किस्म की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि पूसा सरसों 32 की क्या विशेषताएं हैं। सरसों की ये किस्म 145 दिनों में पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म से किसान औसतन 27.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये किस्म कम जल के तनाव की स्थिति के लिए सही है। इसके मुख्य तने की लंबाई 73 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म की फली बहुत अधिक घनी होती है। तिहत्तर सेंटीमीटर तक होती है इसके मुख्य तने की लंबाई। पूसा सरसों 32 की विशेषताएं। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर सोयाबीन की खरीद को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा सोयाबीन की खरीद केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। राज्य में सोयाबीन की खरीद केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर ही की जाएगी। सरकारी खरीद के लिए किसानों के पंजीयन का काम 25 सितंबर से शुरू हो चुका है। राज्य के किसान 20 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। सोयाबीन की खरीद के लिए किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर होगा। सोयाबीन की खरीद 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज जानकारी में विसंगत होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सोयाबीन उपार्जन के लिए 1400 केंद्र बनाए जाएंगे जिनमें यथा संशोधन भी किया जा सकेगा। प्रदेश में किसानों में 13.68 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी MSP पर की जाएगी। निर्धारित मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीदी करेगी। लद्दाख के पशु भेड़ पालन विभाग के निदेशक डॉक्टर इफ्तिखार ने दराज का दौरा किया। भेड़ पालन निदेशक ने विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का निरीक्षण किया और विभागीय अभिलेखों और क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों को उचित अभिलेख बनाए रखने के निर्देश दिए और क्षेत्र में पशुधन खेती को पुनर्जीवित करने के लिए एक मजबूत योजना बनाने पर भी जोर दिया। पशु भेड़ पालन विभाग के निदेशक ने द्रास क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रजनकों से भी मुलाकात की, उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और उन्हें विभाग के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई में बारिश को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग ने यहां बरसात का अलर्ट अब रेड से बदलकर ऑरेंज कर दिया है। आधी रात को मुंबई के मुंब्रा बाईपास रोड पर भूस्खलन हो गया था। उसका मलबा सड़कों से हटाया जा रहा है। सभी लोकल ट्रेनें अब सामान्य दिनों की तरह चल रही हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण शहर में कई जगह पर पानी भरा हुआ है। मुंबई में BMC ने सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी आज के लिए कर दी है। लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की सलाह दी गई है और सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। हर साल मानसून में बिहार को बाढ़ का कहर झेलना पड़ता है।
उत्तर बिहार में कोसी गंडक के कारण लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है, जबकि गंगा और सोन के कारण दक्षिण बिहार में भी लोग सालों से परेशान हैं। हालांकि बक्सर में गंगा नदी पर एक अनूठा प्रयोग हुआ है। आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने नदी पर तैरने वाला घर बनाया है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के बक्सर में बना फ्लोटिंग होम बाढ़ पीड़ितों के लिए सहारा बन सकता है। इसके साथ ही इसके माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि यह फ्लोटिंग होम पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। बिहार में अब बाढ़ में घर छोड़कर पलायन करने का दुख लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा। आरा के रहने वाले प्रशांत कुमार ने एक अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने बक्सर में गंगा नदी में तैरने वाले घर का निर्माण किया है। ये घर बाढ़ के दिनों में नदी की लहरों पर आसानी से तैरता रहेगा। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, मगर फ्लोटिंग होम के कारण लोग बाढ़ के दिनों में आवास की एक बड़ी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। प्रशांत ने बताया, बाढ़ के समय लोगों को पलायन करना पड़ता है। जब वो लौटकर वापस आते हैं तो उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं रहती। ऐसे में कुछ ऐसा तैयार करने की सोची जिससे बाढ़ पीड़ितों के घर की समस्या का समाधान हो जाए। भारत के पहले क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस और बिहार का पहला फ्लोटिंग हाउस जो है वो अब 1 साल की टेस्टिंग के बाद रेडी है और पानी पर अभी भी बाढ़ के समय को झेल रहा है। और बिहार में होती हुई त्रासदी को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक रेजिलिएंट लाइवलीहुड जनरेट कर सकता है बिहार में। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई में एक रेजिलिएंट लाइफस्टाइल जनरेट कर सकता है, लोगों के लिए एक रेजिलिएंट शेल्टर का काम कर सकता है। नदी पर तैरता ये घर बनाना काफी आसान है। 900 वर्ग फुट का घर बनाने में 6 लाख से कम की लागत में बनाया जा सकता है। इसके निर्माण में पर्यावरण को नहीं नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। घर को बनाने में जिस ईंट का प्रयोग हुआ है वो गोबर, मिट्टी, धान और उड़द की भूसी से बनाई गई है। इस ईंट का वजन 250 से 300 ग्राम है। फ्लोटिंग होम में शयन कक्ष, रसोई घर, स्नानागार एवं शौचालय की भी व्यवस्था है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो गंदा पानी अथवा जो कचरा यहाँ से निकले वो नदी में ना जाए। इससे नदी को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। कम पैसे में तैयार इस घर का इस्तेमाल बाढ़ के अलावा पर्यटन के लिए भी किया जा सकता है। इससे लोगों को रोजगार और सुरक्षा दोनों दी जा सकती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रयास होगी कि हम इस घर को आरा से, बक्सर से आरा आ चुका था और आरा से अब इसको पटना लेकर के आए और बिहार सरकार से डिमांड करें और आग्रह करें कि अब हमें मदद करें कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और बिहार के अंदर एक ऐसा जलवायु परिवर्तन को लेकर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए। इस फ्लोटिंग होम की मोटे तौर पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने से पहले थोड़े इंतजाम और किए जाने हैं। हालांकि इसके कारण बिहार के बाढ़ पीड़ितों की बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रशांत बताते हैं कि विदेश में रहने वाले कुछ दोस्त भी उनकी इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं। कम पैसे में बनने वाले इस घर में 5 से 6 लोगों के रहने का पूरा इंतजाम है। ऐसे में ये बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, लगातार व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने, स्वच्छता को दैनिक जीवन में अपनाने और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। यह अभियान अपशिष्ट विघटन, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन और संसाधनों के सतत उपयोग जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू किया गया है। वॉश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न सरकारों के द्वारा चलाई गई एक ऐसी पहल जो वैश्विक स्तर पर लोगों तक साफ पानी, उचित स्वच्छता और हाइजीन सुनिश्चित करने के साथ उनकी साफ सफाई की आदत में बदलाव लाने पर केंद्रित है। भारत में वॉश स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य की तरह होने के साथ साथ स्वच्छता और हाइजीन की दूसरी समस्याओं को भी जोड़ती है। वॉश CSR केंद्रित एक ऐसी पहल है जो स्वच्छता ही सेवा 2024 के लिए एक आदर्श पूरक है, जबकि अभियान लोगों को अपने आसपास की सफाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। वहीं CSR पहल स्थायी बदलाव लाने के लिए जरूरी सहायता और शैक्षिक संसाधन प्रदान करती है। भारत स्वच्छता गठबंधन की अध्यक्ष
नैनालाल किदवई का कहना है कि वॉश अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक में कमी, स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान कर सकता है। हमने गोदरेज के साथ पार्टनरशिप की है ताकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया जा सके। हमने तटीय क्षेत्र में भी HSBC के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है ताकि जलवायु को स्वच्छ रखा जा सके। JSW फाउंडेशन के CEO अश्विनी सक्सेना का कहना है कि वॉश ग्रामीण और शहरी विभाजन में कमी लाता है। CSR शहरी और ग्रामीण दोनों स्थितियों में प्रासंगिक तौर से उचित समाधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वास्प की मानव जीवन में काफी अहम भूमिका है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दूरी को कम करने का काम कर रही है। हमारे देश की काफी जनसंख्या है और हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में वास्प या स्वच्छता हमारे खर्च का जरूरी हिस्सा होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण असम की मिशन निदेशक जय शिवानी का कहना है कि संस्थानों को अपने ऑफिस और आसपास के इलाकों में साफ सफाई करके स्वच्छ भारत में योगदान करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन पर पूरे देश का फोकस है। प्रधानमंत्री, भारत सरकार और असम सरकार इस दिशा में काम कर रही है। ग्रामीण इस पर काम कर रहे हैं और असम सरकार भी सभी गांवों को ODF प्लस मॉडल करने की दिशा में काम कर रही है। कॉरपोरेट का भी इसमें अहम योगदान है और वो स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। स्वच्छता को लेकर लोगों के द्वारा किए जा रहे प्रयास और संस्थानों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि स्वच्छता ही सेवा का लक्ष्य केवल अस्थायी नहीं बल्कि एक स्थायी विरासत बने, जिससे भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र में बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्वच्छता ही सेवा और विशेष अभियान 4.2 के लिए कृषि भवन नई दिल्ली में ICAR मुख्यालय में सफाई मित्र सम्मान का आयोजन किया। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अपर सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अपर सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सलाहकार ने कृषि भवन के सफाई मित्रों को सम्मानित किया। सफाई मित्र सम्मान स्वच्छता ही सेवा का एक अभिन्न अंग है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 24 सितंबर को चने का भाव 7,000 रुपए था। 25 सितंबर को इसमें 200 रुपए की सुस्ती आई और भाव 6,800 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भी चने के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 24 सितंबर को चने का भाव था 7,250 रुपए, जो कि 25 सितंबर को 100 रुपए लुढ़क कर 7,150 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 24 सितंबर को चने का भाव 6,880 रुपए था। 24 सितंबर को इसमें 110 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,990 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी चने के सौदे में बढ़त देखने को मिली। 24 सितंबर को चने का भाव रहा 7,250 रुपए, जो 25 सितंबर को 20 रुपए चढ़कर 7,270 रुपए क्विंटल हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 115,76,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 122,67,000 टन की तुलना में 6,91,000 टन कम है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में तेजी का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 24 सितंबर को मक्का का भाव 2,600 रुपए था, जो 25 सितंबर को 25 रुपए चढ़कर 2,625 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 24 सितंबर को मक्का का भाव 2,155 रुपए रहा। 25 सितंबर को इसमें 25 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,180 रुपए क्विंटल हो गया।
उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 सितंबर को मक्का का भाव 2170 रुपए था। 25 सितंबर को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई और भाव 2175 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 सितंबर को मक्के का भाव 2400 रुपए था, जो 25 सितंबर को 60 रुपए गिरकर 2340 रुपए रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मक्के की उपज 356,73,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 24,12,000 टन कम है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान भिंडी और लोबिया की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान भिंडी की पंजाब सुहावनी और पंजाब लालिमा किस्मों का चयन कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। वहीं लोबिया 263 किस्म का चुनाव करना किसान भाइयों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पंजाब में अभी के समय लौकी, करेला, तोरई और टिंडे की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में फूलगोभी की अगेती किस्मों की रोपाई मुख्य खेत में कर लें किसान। पंजाब के किसान अरहर फसल में फिलहाल सिंचाई न करें। फसल में अधिक सिंचाई करने से फसल पकने में देरी हो सकती है। पंजाब के किसान गन्ने के खेत से बारिश के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही गन्ने की फसल की निगरानी करते रहें। अभी के समय गन्ने की फसल में कीट लगने का खतरा है। साथ ही पंजाब के किसान मूंगफली फसल की भी उचित देखभाल करते रहें। अभी का समय मूंगफली की फसल में भी कीट व्याधियां लगने की आशंका है। ऐसे में किसान भाई कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें हरियाणा की तो यहाँ के किसान कपास की फसल में हल्की सिंचाई करें। कपास के गुच्छे जल्दी खुलने के लिए सितंबर के अंत में आखिरी सिंचाई करें। समय पर सिंचाई करने से किसान भाई कपास की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के किसान धान के खेत से बारिश के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें और उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है।
फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने वहां तैनात सैनिकों को संबोधित भी किया। महाराष्ट्र में भारी बारिश के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा रद्द। नरेंद्र मोदी का पुणे में मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ का था कार्यक्रम। 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने राउत को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। प्रवर्तन निदेशालय के ऑनलाइन गेमिंग ऐप फीविन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईडी ने करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज किया। कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि वे काम पर लौट आए हैं, लेकिन मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर उनका विरोध जारी रहेगा। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद भाजपा फिर से सड़कों पर उतरेगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नावन्ना का घेराव करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधीन CDSCO ने अगस्त 2024 महीने के लिए दवाओं की मानक गुणवत्ता चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में विभिन्न कंपनियों के 59 दवाओं की सूची को जारी किया गया है, जिनकी दवाइयां क्वालिटी मानक को पूरा नहीं करती। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी की पार्टी के नेता शुएब जमाई ने इस विवाद को और हवा दे दी है। घमासान के बीच संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम ने सफाई दी है। इमाम ने शुएब जमाई के बयान का खंडन करते हुए उसे माहौल को खराब करने वाला बताया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।